आज के लेक्चर में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्लेस हैं और एट द पॉइंट ऑफ मोशन है या मूव कर रहे हैं। इसके लिए हमें साथ में ज़रूरत पेश आएगी फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन की, और एक पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन किस तरह की चीज़ को कहते हैं। अगर हमारे पास जो है कोई सरफेस हो और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही हो, लेट्स से ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सरफेस जो है प्लेन सरफेस है और ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है। ये अल्फ़ा 0 और 90 के इन बिटवीन है। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि ये प्लेन सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है which is greater than 0 and less than 90 degree, then that surface is called inclined plane। ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम inclined plane कहते हैं। inclined plane के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम inclined plane के ऊपर किसी placed object के components बनाना चाहते हैं parallel and perpendicular to inclined plane। अगर हमारे पास ये inclined plane है, इस inclined plane का जो inclination है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल वो अल्फ़ा है। इसके ऊपर हमने ये एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये जो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हम इस वेट के दो कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं। एक कंपोनेंट बनाना चाहते हैं जो कि इस इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाए, और एक कंपोनेंट बनाना चाहते हैं जो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए इस फोर्स का किसी एक डायरेक्शन के साथ एंगल, या तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ एंगल मालूम हो, या ये वो जो डायरेक्शन है जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है इसके साथ एंगल मालूम हो। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्फ़ा का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये एंगल कितना होगा? किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो अगर हम 180 डिग्री में से 90 और अल्फ़ा माइनस करें तो ये एंगल मेरे पास 90 माइनस अल्फ़ा आ गया। मुझे एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स जिसके मुझे कंपोनेंट्स बनाने हैं उसका इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंगल पता चल गया है। मैं इसका कंपोनेंट इधर बनाऊंगा तो वो एम जी कॉज ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा आएगा, और इधर बनाऊंगा तो वो एम जी साइन 90 माइनस अल्फ़ा आएगा। आपको याद है किसी भी फोर्स के कंपोनेंट अगर हमने बनाने हों और वो दो डायरेक्शंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हों और एक के साथ एंगल थीटा बन रहा हो, तो जिस साइड के साथ एंगल थीटा बनता है उस साइड में फोर्स एफ हो तो एफ कॉस थीटा, और अपोजिट साइड में एफ साइन थीटा होता है। यहाँ पे ये जो दो डायरेक्शंस हैं इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल या इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग, इनमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम कंपोनेंट बना सकते हैं इधर वाला एम जी कॉज 90 माइनस अल्फ़ा और इधर वाला एम जी साइन 90 माइनस अल्फ़ा। लेकिन कॉज 90 माइनस अल्फ़ा और साइन 90 माइनस अल्फ़ा अच्छे नहीं लग रहे। मेरी कोशिश है कि मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए। ये टोटल एंगल इंक्लाइन प्लेन का इस डायरेक्शन के साथ 90 है, इस साइड वाला 90 माइनस अल्फ़ा है, तो अगर मैं 90 में से इस साइड वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा माइनस करूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल जो है वो अल्फ़ा आ जाएगा। अब मुझे इस डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फ़ा पता है, फोर्स जिसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं वो एम जी है, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फ़ा बन रहा है वो वाला कंपोनेंट एम जी कॉज अल्फ़ा हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फ़ा नहीं बन रहा है ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा। आइंदा से आपको रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस किया गया है, इस ऑब्जेक्ट का वेट एम जी है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो एम जी कॉज अल्फ़ा होगा, और जो कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा वो एम जी साइन अल्फ़ा होगा। यही सिचुएशन अगर इस साइड पे हो, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन ऐसे हो, इधर को वेट एम जी हो, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फ़ा हो, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ जो इंक्लाइन प्लेन के साथ होगा वो एम जी कॉज अल्फ़ा, और जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कंपोनेंट बनेगा एम जी का वो एम जी साइन अल्फ़ा होगा।
ये कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं, इनकी हमें बार बार ज़रूरत पेश आएगी। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इंक्लाइंड प्लेन के वो हमेशा mg cos अल्फ़ा है, और जो पैरेलल कंपोनेंट है इंक्लाइंड प्लेन के वो mg sin अल्फ़ा है। दोनों तरह की सिचुएशंस को मैंने यहाँ स्केच कर दिया है। अब हम बात करना चाहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की और नॉर्मल फोर्स की। जब भी हमारे पास दो सरफेस एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हों और एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही हो, जैसे कि एक सरफेस फ्लोर है और एक सरफेस इस इंसान के पाँव हैं, फीट हैं, ये दोनों आपस में इन कांटेक्ट हैं और फीट ऑफ द पर्सन जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी। इसी तरह से ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बुक रखी हुई है, बुक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इसी तरह की ये वाली सिचुएशन भी है हमारे पास कि दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो दूसरी सरफेस है वो एक रिएक्शन शो करेगी जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। वो जो रिएक्शन है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक रिएक्टिंग सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता हुआ और एक रिएक्टिंग सरफेस के साथ टेंजेंशियल। जब भी हमारे पास दो सरफेसेस इन कांटेक्ट आएंगी और एक सरफेस दूसरी सरफेस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो जिस सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो एक रिएक्शन शो करेगी और उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक रिएक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर और एक रिएक्टिंग सरफेस के टेंजेंशियल। एक कंपोनेंट जो है इनमें से एक सरफेस को दूसरी सरफेस में पेनिट्रेट होने से रोकेगा और एक कंपोनेंट जो है वो एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड होने से रोकेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फोर्स है जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है बाय सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है या मूव करती है, तो जो फोर्स रेजिस्ट करती है इस मोशन को, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। वो रिएक्टिंग फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट हुआ करती है। और एक फोर्स होती है जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स क्या करती है? वो प्रिवेंट करती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे में पेनिट्रेट होने से। ऐसी फोर्स जो दो सरफेसेस जब इन कांटेक्ट हों और एक सरफेस को दूसरी सरफेस में पेनिट्रेट होने से रोकती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। तो हमने देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है और नॉर्मल फोर्स क्या होती है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर बॉडी जो है वो स्टैटिक है फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, उसका नाम डिफरेंट है। जब बॉडी एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग होगी तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम डिफरेंट है। जब बॉडी मूव कर रही होगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, और अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस पे रोल कर रही होगी तो उसका अलग से नाम है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसकी डायरेक्शन हमने कहा टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और जो नॉर्मल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल फोर्स नॉर्मल के लॉन्ग होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन है ये रिएक्टिंग सरफेस है, इस रिएक्टिंग सरफेस के साथ इस डायरेक्शन में जो 90 का एंगल बनाती हुई नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स होगी वो नॉर्मल फोर्स होगी। तो नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द नॉर्मल ऑफ द रिएक्टिंग सरफेस होगी। जो रिएक्टिंग सरफेस है उसके नॉर्मल के लॉन्ग नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी। फ्रिक्शन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से हम ख़ास तौर पे इस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करने लगे हैं। अगर हमारे पास जो दो सरफेस इन कांटेक्ट हैं उनमें से एक सरफेस जो है वो एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है, तो ऐसी सूरत में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अगर दो सरफेस में से एक सरफेस एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है तो हम कहेंगे जो इस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर हमारे पास F जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, और R जो है वो नॉर्मल फोर्स हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास रिलेशन होती है कि F इज इक्वल टू म्यू आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन बेसिकली यहीं से बनती है कि जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है और जो नॉर्मल फोर्स होती है उन दोनों की रेशो जो है हम उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिफरेंट सरफेसेस के लिए
डिफरेंट होता है। जो सरफेस इन कांटेक्ट है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी मैग्नीट्यूड म्यू टाइम्स आर है, जहाँ पे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और आर जो है वो नॉर्मल फोर्स है। हम कुछ फ्रिक्शन के लॉज की बात करने लगे हैं। अगर एफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जब दोनों सरफेसेस स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं, कोई एट द पॉइंट ऑफ मोशन भी नहीं है, तो हम उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एफ है, म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और आर जो है वो नॉर्मल फोर्स है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ होगी वो लेसर इक्वल टू म्यू आर होगी। ये ला आपको याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लेसर इक्वल टू म्यू आर होगी। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुई, यानी एक सरफेस एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग हुई, तो फिर यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वालिटी आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होगा। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कौन सी होगी, वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन सरफेस इज स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड। जो दो सरफेस इन कांटेक्ट हैं उनमें से जो एक सरफेस एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है या स्लाइड करने की कोशिश कर रही है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन है, नीचे को स्लाइड कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रिएक्टिंग सरफेस के टेंजेंट के लॉन्ग होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो इंक्लाइन प्लेन है वो रिएक्टिंग सरफेस है। ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर प्लेस किया गया है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और उसके रिएक्शन में इंक्लाइन प्लेन फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उसके रिएक्शन में जो इंक्लाइन प्लेन फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका टेंजेंट के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। लेकिन टेंजेंट के लॉन्ग वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, अप द इंक्लाइन प्लेन, और वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन भी हो सकता है। उसके लिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये कहते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन सरफेस इज स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड। ये जो वेट हमने, ये जो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और टेंजेंट के लॉन्ग किस डायरेक्शन में होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। बॉडी इस साइड पे स्लाइड कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड पे होगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो म्यू आर होगी। एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन है, एट द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन है, देयरफॉर द फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के अपोजिट है, म्यू आर अपवर्ड है। और अगर एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन हो, फर्ज करें आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, अपने वेट की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, हमने इसके ऊपर एक फोर्स एफ एक्सर्ट की है, और अब एफ फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ये एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप आ गया है। मूव तो नहीं कर रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ को होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इस साइड पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर के इक्वल होगी। अगर आर नॉर्मल फोर्स है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर होगी, और जो नॉर्मल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस रिएक्टिंग सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगी। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगी, इस केस में भी यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स होगी। अगर नॉर्मल फोर्स आर है हमारे पास तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। स्लाइडिंग डाउन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर इस अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर स्लाइडिंग अप है, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में म्यू आर है। ये रिजल्ट्स जो हैं आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन मज़ीद इसके अलावा भी हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के रिलेटेड भी हैं, और जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड कर रही होती है तो हम उसे डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हुआ करती है। डायनामिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल ही ले लिया करते हैं। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करने लगे हैं कि अगर दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं और एक सरफेस मूव कर रही है,
तो उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका मास m है, ये मूव कर रहा है और मूव करते हुए इसका एक्सेलरेशन a है और इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है कांस्टेंट फोर्स F एक्सर्ट हो रही है। एक कांस्टेंट फोर्स F एक्सर्ट हो रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, तो उस सूरत में हमारे पास फार्मूला है कि F इज इक्वल टू ma है। जब स्लाइडिंग सर्फेस में से कोई एक सरफेस स्लाइड कर रही होगी तो हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसका एक्सेलरेशन डिटरमिन कर सकेंगे कि F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। F उस फोर्स की मैग्नीट्यूड है जो उसको मूव करवा रही है। हमने सारी नेसेसरी चीज़ें सीख ली हैं जो हमें उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करने के लिए ज़रूरत है जो एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस किए गए हैं। हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। मई जून 2016 का पेपर है, वेरिएंट 4-2 और क्वेश्चन नंबर 5 है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन। ये एक ब्लॉक है, इसका मास 2.5 kg है, ये एक प्लेन के ऊपर प्लेस किया गया है विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। मीन ये प्लेन हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। द ब्लॉक इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री अबव अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच किया गया है जो इसको स्लाइड करने से रोक रहा है। लाइट स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ये ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन है इंक्लाइन प्लेन के साथ, इसके साथ इस स्ट्रिंग का एंगल 20 डिग्री है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, स्ट्रिंग में टेंशन T है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 1/4। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास 1/4 या कह लें 0.25 है। द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन। जो ब्लॉक है वो मूव अप करने की पोजीशन में है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करने की पोजीशन में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ T, T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड क्या अडॉप्ट करेंगे? मेथड वही अडॉप्ट करेंगे कि हम सारी फोर्सेस के कंपोनेंट्स स्केच करेंगे। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मोशन इसमें लीनियर मोशन हो रही है, कोई रोटेशन नहीं है, तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट x0 हो और y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट y0 हो। एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ डायग्राम में नहीं है। उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है। एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अज्यूम कर लिया है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अज्यूम कर लिया है। फोर्सेस के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि 2.5 g होगा। मास 2.5 है तो वेट m इंटू जी 2.5 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके कंपोनेंट्स मुझे बनाने हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ये हम देख चुके। इसका इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का 30 डिग्री है। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन बनेगा वो 2.5 g cos ऑफ 30 एंगल बन रहा है। ये हम पहले एक दफ़ा सीख चुके हैं। और जो इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो 2.5 g साइन ऑफ 30 आएगा। जो नॉर्मल फोर्स है हमारे पास वो इस रिएक्टिंग सरफेस यानी इंक्लाइन प्लेन के साथ 90 का एंगल बनाएगी। ये हमारे पास नॉर्मल फोर्स R आ गई। T के कंपोनेंट्स बनेंगे। T का इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल 20 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में मेरे पास T cos 20 डिग्री होगा और इस डायरेक्शन में इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में T sin 20 डिग्री होगा। बॉडी मूव करने की पोजीशन में है। किस साइड पे मूव करने की पोजीशन में है? मूव अप द प्लेन, अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी म्यू आर। म्यू हमारे पास 0.25 है तो 0.25 आर, या कह लें म्यू जो है वो हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 आर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी हमारे पास। इस फोर्स को आप 1/4 आर भी कह सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1/4 आर है हमारे पास। हमने सारी फोर्सेस के कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन स्केच कर लिए हैं। हमने अज्यूम कर लिया है कि जो एक्स एक्सिस है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है। आप यही सारे कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लॉन्ग स्केच करके भी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम हो जाया करता है। आसान काम यही रहता है कि फोर्सेस के कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ड्रा कर लिए जाएं। अज्यूम कर लिया जाए एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और एक डायरेक्शन को वाई एक्सिस। और अब हम टी मालूम करने के लिए सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स का सम 0 लेते हैं, सारे फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स का सम 0 लेते हैं। पहले हम फोर्सेस अलोंग इंक्लाइन प्लेन की बात कर लेते हैं, जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मैंने इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ज़ूम किया है, तो इसका मतलब है कि मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्सेस कंसिडर करूंगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्सेस कंसिडर करूंगा। लेकिन आप इस कन्वेंशन को चेंज करना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ पे इस कन्वेंशन को चेंज करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट नहीं फाइंड आउट करना होती है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्सेस की बात करने लगे हैं। ये एक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि मेरे पास t cos 20 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं, एक है मेरे पास 0.25 आर या कह लें 1/4 आर, और दूसरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.5 g sin 30। डाउनवर्ड डायरेक्शन की दोनों फोर्सेस नेगेटिव हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स मैंने पॉजिटिव कंसिडर की है। ये सारी उन फोर्सेस को मैंने सम कर लिया है जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्ट कर रही हैं। इन सारी फोर्सेस का सम जो है, जो कि फाइनल रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, वो 0 के इक्वल है। क्यों 0 के इक्वल है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है फोर्सेस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है t, तो मुझे फाइनली r को रिमूव करना है। जो दूसरी फोर्सेस लूँगा वर्टिकल कंपोनेंट्स, उसमें डायरेक्ट r आएगा। यहाँ से भी मैं r बना रहा हूँ, फिर दोनों इक्वेशन में से r को एलिमिनेट करके t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। r बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म 4t cos 20 आ जाएगी, सेकंड टर्म 4 से मल्टीप्लाई करने पे -r हो जाएगी, और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2.5 g sin 30 = 0। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 4 × cos 20 जो है वो हमारे पास 3.758 और t हो गया, -r एज इट इज़। और g की वैल्यू हमें मालूम है कि g की वैल्यू हम 10 ले लिया करते हैं, तो g की वैल्यू 10 लेके 4 × 2.5 × 10 × sin 30 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो -50 बन जाएगा। हमने सिंप्लीफाई कर लिया उन सारी फोर्सेस को जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्ट कर रही थी, उनके सम को हमने इक्वल टू 0 लिया। अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हुए, डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को नेगेटिव लेते हुए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड की फोर्सेस को इक्वल के एक साइड पे रखें और दूसरी साइड की फोर्सेस को ऐड करके इक्वल के दूसरी साइड पर रखें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। फाइनल हमारे पास रिलेशन जो है, इक्वेशन जो है वो यही बननी है। अब हम फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन की बात कर लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्सेस हैं, r और t sin 20। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक ही फोर्स है, 2.5 g cos 30। हम इनके सम को इक्वल टू 0 लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स t sin 20 डिग्री प्लस अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स r माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स 2.5 g cos 30 = 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। sin 20 कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0.342 और t आ गया, r एज इट इज़ आ गया। 2.5 × g मीन्स 10 × cos 30 कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन करें तो 21.651 आ गया। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, 1 and 2, एंड वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। हमने इन दोनों इक्वेशंस में से r को एलिमिनेट करना है एंड वी वांट टू फाइंड t। क्या किया जाए, व्हाट वी कैन डू? बहुत इजी बात है, इन दोनों इक्वेशंस को हम
ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो माइनस आर प्लस आर विल बी कैंसल्ड आउट और एक अननोन रह जाएगा t, जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। 3.758 और 0.342 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4.1 और t आ गया। और माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गए, -50 और -21.651 को ऐड करेंगे तो माइनस का 71.651 इक्वल्स टू 0 आ गया। t कैलकुलेट करना है, 71.651 राइट पर जाकर प्लस हो जाएगा, 4.1 राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 71.651 ओवर 4.1। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, t की वैल्यू फाइनली हमारे पास 17.5 न्यूटन्स आ गई। t ही हमने मालूम करना था और t हमने मालूम कर लिया है। आज हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखा है, आज हमने नॉर्मल फोर्स की बात की है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात की है, और एक ऑब्जेक्ट जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस था और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में था, हमने उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन में डिमांड की गई थी वो फाइंड आउट की है। इसी तरह से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।